हर हर महादेव साथियों, आप सभी का मेरे चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अर्चना वर्मा की लिखी हुई कहानी वफा। अब हम करेंगे क्या 40वां भाग। डॉक्टर को ऐसा लग रहा था कि आई एम प्रेग्नेंट और तुमने जबरदस्ती सारे सैंपल भी दिलवा दिए, कहते हुए ईशानी ने अपनी आंखें बंद कर ली। वही ईशानी की बात सुनकर रणविजय तेजी से चिल्लाया, क्या कह रही हो? और इसी में उसका मुंह गरम कॉफी से जल गया था और मुंह में ली हुई सारी कॉफी बाहर आ गई। क्या कर रहे हो? यह क्या बच्चों जैसी हरकत है? यह इतना भी ध्यान नहीं। गरम कॉफी को अच्छे से पिया जाता है। पूरा जीभ जला लिया, ईशानी ने रणविजय के पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा। पर रणविजय का दिमाग तो ईशानी की बातों पर था। वह बेवकूफ की तरह आंखें फाड़े हुए ईशानी को गौर से देख रहा था। तुमने अभी क्या कहा? रणविजय ने कहा। कहा क्या? कॉफी पीने का भी सलीका नहीं है। इस तरह से भला कोई करता है क्या? ईशानी ने अपने हाथ में टिश्यू पेपर ले लिया था। रणविजय अभी भी ईशानी की बातों को सोचते हुए उसकी तरफ देख रहा था, जो कि अब टेबल पर से कॉपी के निशान साफ कर रही थी। रणविजय ने ईशानी का हाथ पकड़ लिया। तुम ये सब छोड़ दो, होटल स्टाफ कर लेगा, पर तुम पहले मेरी बात का जवाब दो। अभी क्या कह रही थी तुम? डॉक्टर को किस चीज शक है? जवाब में ईशानी ने कुछ नहीं कहा, अपनी आंखें झुका ली। ईशानी की बात सुनकर जहां रणविजय के चेहरे पर आश्चर्य के साथ एक अलग ही खुशी और चमक फैली हुई थी, वहीं ईशानी के चेहरे को देखने से साफ साफ पता चल रहा था कि वह गहरे दुख और अफसोस में घिरी हुई है। ईशानी, मेरी तरफ देखो, क्या बात है? क्या तुम भी ऐसा कुछ अपने अंदर महसूस कर रही हो? रणविजय ने ईशानी का चेहरा अपने हाथों में लेते हुए कहा। हाँ रणविजय, ऐसा मुझे लगता है कि उस रात की काली परछाइयों ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा है। ईशानी ने आंखें झुकाए हुए धीरे से कहा। पागल हो गई हो क्या तुम? वह कोई काली रात नहीं थी। वह तो एक ऐसी रात थी जिसने गुजरने के बाद हमारे जीवन में एक खुशगवार सुबह ला दी है। मैं तो बहुत खुश हूँ। अभी तक तो मैं उस रात के सहर जादू से बाहर ही नहीं निकल पाया और अब उसने मुझे इतने बड़े सहर में जकड़ लिया है। रणविजय ने बहुत प्यार से ईशानी के आंसू साफ करते हुए कहा, जो कि अब बुरी तरह से रो रही थी। ईशानी, इस तरह से क्यों रो रही हो? तुम्हारे आंसू मुझे गिल्टी में डालते हैं, जबकि कोई गिल्टी मेरे मन में नहीं है। न ही उस रात को लेकर, नहीं आज की बात को लेकर, बल्कि मैं तो खुश हूँ। मेरी बात को समझो, इधर मेरी तरफ देखो। जो हो गया सो हो गया। अब आगे बढ़कर आने वाले कल को संवारने की जरूरत है। मत रो प्लीज। तुम्हारे एक एक आंसू हमारे आने वाले बच्चे की सेहत पर असर डालेंगे। अब जरूरत से ज्यादा तुम्हें अपना खुद का ध्यान रखने की जरूरत है। प्लीज ईशानी, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। तुम अपने मन से डर निकाल दो, ईशानी को समझाते हुए रणविजय ने कहा। ईशानी रणविजय के सीने से लग गई। ऐसा तुमको लग रहा है, पर मुझे बहुत डर लगता है। अगर तुम्हारे मॉम डैड नहीं माने तो तुम समझ भी नहीं पा रहे हो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, न सिर्फ मेरी जिंदगी को लेकर बल्कि आने वाले बच्चे की जिंदगी को भी लेकर। ईशानी ने कहा, डरने की कोई बात नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रहूंगा। ईशानी ने रणविजय के सीने से लगे हुए ही हाँ में सिर हिलाया। बहुत देर तक रणविजय और ईशानी एक दूसरे के साथ लगे हुए, एक दूसरे के साथ को प्यार को महसूस कर रहे थे। रणविजय, अगर ऐसा कुछ होता है तो प्लीज जल्दी से शादी कर लो, ईशानी ने कहा। ईशानी की बात सुनकर रणविजय मुस्कुरा दिया। उसने धीरे से ईशानी को अपने से अलग करते हुए कहा, अभी कर ले। ईशानी ने चौंक कर रणविजय की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर शरारत भरी हुई थी। रणविजय, मैं तो तुमसे बेंगलुरु में ही शादी करने को तैयार था, लेकिन तुम ही मना कर रही थी। और जब तुम अब तैयार हो तो मैं एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ, रणविजय ने आराम से कहा।
कभी कभी लगता है ना कि जैसे तुम्हारा दिमाग घास खाने चला जाता है। बात तुम्हारी और मेरी शादी की नहीं है, बात हमारी फैमिली की भी है। आखिर वो लोग भी हमारे ऊपर कुछ हक रखते हैं ना। हम इस तरह से सबके सपनों को नहीं तोड़ सकते, ईशानी ने कहा। बिल्कुल, मेरी मॉम ने तो मेरे शादी के लिए अभी से ही कई डिजाइनर फाइनल कर लिए हैं। उन्हें हर फंक्शन में नई डिजाइनर ड्रेस के साथ नई डिजाइनर ज्वेलरी भी चाहिए। उन्होंने तो कई पार्लर भी बुक कर लिए हैं। और अब तुम भी अपनी तैयारी शुरू ही कर दो। वह क्या है ना, मैंने डैड को देखा है, वह मॉम की इस तरह की हरकतों से बहुत परेशान रहते हैं। लेकिन मैं बिल्कुल परेशान नहीं होने वाला। तुम जो चाहे जैसे चाहे खरीद सकती हो, ले सकती हो। कहो तो अभी चलते हैं अपनी वेडिंग ड्रेस फाइनल करने के लिए। रणविजय मुस्कुराते हुए बोला, मैं यहाँ सीरियस बात कर रही हूँ, तुम्हें मजाक सूझ रहा है। पहले शादी की डेट फाइनल कर लो, उसके बाद आराम से जितना मन करे शॉपिंग करते रहना, और साथ में अपनी मॉम को भी करवाते रहना। मुझे इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। रणविजय की बात समझकर ईशानी ने हल्के गुस्से के साथ कहा, बात तो सही है तुम्हारी, मेरी ईशानी तो ऐसे ही दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन लगती है। इस खूबसूरत चेहरे को सजाने के लिए किसी पार्लर और डिजाइनर ड्रेस की जरूरत नहीं। और रही बात हमारी शादी की, तो तुम चिंता मत करो, मैं आज ही डैड से बात करता हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है कि वो ना नहीं करेंगे। बस हमारे एग्जाम खत्म हो जाएंगे, लेकिन तब तक तुम अपना पूरा ध्यान रखना। अगर ऐसा कुछ होता है तब भी, और नहीं होता है तब भी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी लापरवाही से हमारे इस प्यार की निशानी को कोई तकलीफ हो। समझी मिसेज रानावत? रणविजय ने प्यार से ईशानी की नाक को पकड़ते हुए कहा। ईशानी ने हाँ में सिर हिला दिया। सोफे से टेक लगाकर रणविजय ने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे कि वह इस खुशी को, इस दिलकश लम्हे को अपने अंदर तक समेट रहा हो। उसके चेहरे पर अपार खुशी और असीम संतोष फैला हुआ था। ईशानी जिस चीज से घबरा रही थी, उस चीज से रणविजय को खुश देखकर उसने रणविजय को पकड़ लिया और अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लिया। अगले ही पल रणविजय के चेहरे के भाव बदल गए थे। वह ईशानी की हरकतों को साफ साफ समझ रहा था। ईशानी के अंदर अभी भी डर था, और कहीं ना कहीं इस डर को रणविजय ने भी महसूस किया था। वह अच्छी तरह से जानता था कि रणधीर सिंह रानावत इतनी आसानी से तो इस रिश्ते के लिए कभी भी नहीं मानेंगे। उनको मनाना बहुत मुश्किल काम था, पर अब गलती तो हो चुकी थी। अब समय था आगे बढ़कर इस गलती को स्वीकार करने का, ना कि अपनी जिम्मेवारी से भागने का। अगर एक नन्हा वजूद ईशानी के अंदर पल रहा होगा, तो अब रणविजय उनका सामना करने से भागेगा नहीं। जो होगा सो देखा जाएगा। जो भी फैसला लेना होगा अब रिपोर्ट के आने के बाद जल्दी ही लेना होगा। पर वह किसी भी कीमत में ईशानी का साथ नहीं छोड़ेगा, चाहे इसके लिए उसे सब कुछ छोड़ना क्यों ना पड़े। आगे के फैसले लेने के लिए रणविजय अपने आप को मजबूत कर रहा था। उसने ईशानी को अपने अंदर समेट लिया। तुम चिंता मत करो, सब कुछ अच्छा ही होगा, हम हमेशा साथ रहेंगे। रणविजय ने प्यार से ईशानी के बालों को सहलाते हुए कहा। तारांकन 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 तारांकन। करीब शाम के 6 बजे ईशानी का हाथ पकड़े हुए रणविजय होटल से बाहर पार्किंग में अपनी गाड़ी के पास आया। प्लीज अब मुझे घर छोड़ दो, ईशानी ने कहा। हाँ, पहले तुम्हारी बुक्स तो ले लूं। देखता हूँ ये ट्यूब लाइट कहाँ पहुँचा है। रणविजय अभिनव को फोन करने के लिए जैसे ही अपनी पॉकेट से अपना फोन निकाला, तभी उसका फोन रिंग हुआ। कॉलिंग पर अभिनव था। किसका है? ईशानी ने पूछा। किसका हो सकता है? अरे, शैतान भी भगवान के बंदों पर इतना नाजिल नहीं रहता जितना कि ये नाम लेते ही हाजिर हो जाता है। नाम लो शैतान हाजिर। उसी ट्यूबलाइट का फोन है। आज तो इसकी बत्ती बड़ी जल्दी जल गई है, रणविजय ने हंसते हुए ईशानी से बताया। रणविजय फोन उठाया तो उधर से अभिनव की आवाज सुनाई पड़ी। अरे कहाँ है भाई तू? कब से तेरा इंतजार कर रहा हूँ।
मुझे इन जानवरों के बीच उलझाकर कहीं इधर से ही हनीमून का टिकट लेकर सिंगापुर मलेशिया तो नहीं निकल गया तू? बिल्कुल नहीं। अगर जाना होगा तो उससे पहले तेरी और नव्या की टिकट कहीं और करा दूंगा, वरना तुम लोग वहां भी मुझे चैन से नहीं रहने दोगे। पहले बता है कहाँ तू, और तेरी गाड़ी कहाँ तक बढ़ी? रणविजय ने ईशानी की तरफ मुस्कुराते हुए देखकर अभिनव पूछा। अरे मेरी गाड़ी तो तब बढ़ेगी ना जब साले साहब गाड़ी का स्टीयरिंग छोड़ेंगे। इन्हें तो बस स्टीयरिंग सीट ही चाहिए होती है। छोड़ इसे, ये तो अपने कुंडली में ही लिखा है। तू बता तू कहाँ है? अभिनव आदित्य की तरफ देखते हुए पूछा, जो कि उसे खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। आंखों से उसे रणविजय का पता पूछने के लिए कह रहा था। ट्यूबलाइट कहीं का, पूरी रामायण सुननी है लेकिन काम की बात सबसे अंत में पूछेगा कि सीता कहाँ है। आदित्य भन-भना गया। उसकी बात पर नव्या और अदम्य हंस पड़े। बड़ी हंसी आ रही है तुम लोगों को। मन कर रहा है कि तुम दोनों का ही मैं दांत तोड़ दूं। और इस ट्यूबलाइट की तो फ्यूज ही उड़ा दूं। और तू डायन, इतनी बड़ी चोटी लेकर घूमती है, क्या सोचकर इस ट्यूबलाइट को अपनी चोटी से बांधा है? सच सच बता दे, वरना मैं तेरी चोटी काट दूंगा। आदित्य ने गुस्से में नव्या से पूछा। यही सोचकर बांधा है कि ये जल्दी से मेरे चुंगल से नहीं निकलेगा। तुम अपना सोचो, और रही बात इसका फ्यूज उड़ने की तो सोचना भी मत, तुम्हारे सारे तार में काट दूंगी। नव्या तमक कर बोली, बड़ा आई मेरी तार काटने वाली। मैं तुम्हारे बालों की इस लंबी चोटी के साथ साथ तुम्हारी ये 10 फीट की जीभ काट दूं। आदित्य ने कहा। अरे चुप करो दोनों, तुम दोनों के कारण मैं बात भी नहीं कर पा रहा। अभिनव ने आदित्य और नव्या को शांत कराते हुए कहा। अभिनव की बात सुनकर नव्या ने तिरछी आंख से अभिनव की तरफ देखा। जवाब में अभिनव ने मुस्कुराते हुए कान पर हाथ रखकर धीरे से उसे सॉरी कहा। तुम्हें नहीं नव्वू, तुम्हारे भाई को बोल रहा था। तुम तो मेरी जिंदगी हो, तुम बस बोलती रहो और मैं सुनता रहूं, बस इतना ही मैं चाहता हूँ। क्या मस्त सीन है, मजा आ गया। सुनते ही नहीं रहेगा, जिंदगी भर माफी मांगता रहेगा बेटा तू। आदित्य ने अभिनव का मजाक उड़ाते हुए नव्या की तरफ देखकर कहा। इधर दे फोन, तू केवल बकवास करेगा, मैं पूछूं उससे कहा है। अदम्य अभिनव के हाथ से फोन छीनने को हुआ। जवाब में अभिनव ने अपने फोन को इस तरह से बचाया जैसे कि वह उसका नायाब हीरा हो। सारी की सारी पलटन ही पहुंची हुई है। अरे वाह, मैं यहाँ हूँ, होटल की पार्किंग में। तुम सब कहाँ हो? फोन पर इन सब की नोकझोंक सुनकर रणविजय मुस्कुरा रहा था। हम यहाँ होटल के बाहर एग्जिट पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, अभिनव ने कहा। अच्छा ये बता ट्यूबलाइट काम हुआ कि नहीं? रणविजय ने पूछा। अरे काम तो तुम्हारा हो गया, पर उस काम को करने में हमारा क्रियाकर्म हो गया। जल्दी से आ जा भाई, इतना बोझ नहीं उठाया जा सकता, अभिनव ने दुखी मुंह बनाते हुए कहा। रणविजय ने ईशानी को गाड़ी में बैठने का इशारा किया और गाड़ी होटल के एग्जिट की तरफ ले ली। वहां आदित्य, अभिनव, नव्या और अदम्य इन लोगों का इंतजार कर रहे थे। तारांकन 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 तारांकन, किसी काम के लायक नहीं हो तुम सब, बिल्कुल निकम्मे हो। मन तो कर रहा है कि अभी के अभी चारों को गोली मार दूं। तुम लोगों से एक भी काम नहीं होता, ऐसे कैसे वो उसको कॉलेज से लेकर जा सकता है? तुम लोग क्या कर रहे थे उस समय? और फिर कॉलेज से लेकर अभी शाम के 6 बजे तक तुम लोगों को 1 मिनट का ऐसा समय नहीं मिला कि तुम लोग उस लड़की को उठाकर मेरे पास ला सके। 4 आदमी एक कमरे में खड़े होकर चुपचाप सर झुकाए डांट खा रहे थे। चारों ने सिक्योरिटी वाले कपड़े पहन रखे थे और बातों से ऐसा लग रहा था कि जैसे कि ईशानी को किडनैप करने का काम इन लोगों को दिया गया था, जिसमें कि यह चारों ओर असफल रहे थे। और सबसे मजेदार बात तो ये थी कि इन लोगों को डांटने वाला इस कमरे में मौजूद नहीं था, सिर्फ उसकी आवाज इस कमरे में लगे स्पीकर पर गूंज रही थी। सॉरी सर, चारों में से एक ने कहा।
जो कि शायद इन लोगों का इंचार्ज था। व्हाट सॉरी? क्या सॉरी? हाँ, क्या करूँगा मैं तुम्हारे सॉरी का? तुम्हारा सॉरी मुझे ईशानी नहीं दिलवा सकता, रणविजय का झुका हुआ सर नहीं दिखा सकता, इसलिए अपने इस सॉरी को अपने ही होठों के अंदर बंद रखो। किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पर मेरे सामने ईशानी को पकड़ कर लेकर आओ और यह काम जितनी जल्दी हो सके हो जाना चाहिए। और ध्यान रहे, रोल्स राजपूताना को इस चीज की भनक भी ना लगे कि इन सब के पीछे कौन है, वरना तुम्हारे परिवार को भी तुम्हारी लाश की भनक नहीं मिलेगी। स्पीकर पर एक के बाद एक कड़े ऑर्डर पास हो रहे थे। ओके सर, जल्दी जाओ। और मौका पाते ही जैसे ही वो दोनों होटल से बाहर निकले और रणविजय कहीं भी उस लड़की को अकेला छोड़े, सीधे उसको ही से उठा लो। चारों सर झुकाए हुए तेजी से कमरे से बाहर निकल गए। मैं इस तरह से इन लोगों के भरोसे हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे रह सकता। अगर रणविजय अपनी पसंद की लड़की से शादी कर लेगा तो मेरा बरसों का सपना तुरंत मिट्टी में मिल जाएगा। जिस चीज के लिए मैंने इतने सालों से मेहनत की है, सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। ईशानी, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। सिर्फ तुम्हारी वजह से पूरी बाजी मेरे हाथ से रेत की तरह फिसलती हुई जा रही है। समय आ गया है कि मुझे हारी हुई बाजी भी अपनी ओर करनी ही होगी, चाहे कोई भी तरीका अपनाना पड़े। साम दाम दंड भेद। स्पीकर पर जिस आदमी की आवाज गूंज रही थी, वह धीरे से बाहर निकल कर आया। करीब 6 फीट लंबा और मजबूत शरीर का यह इंसान चेहरे पर मास्क लगाए हुए था। उसके बाल हल्के हल्के उसके माथे पर बिखरे हुए थे। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने हाथों में अपनी गाड़ी की चाबी पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। कुछ देर बाद वह भी इस होटल से बाहर अपनी गाड़ी में बैठ चुका था। ध्यान देने की बात ये थी कि जैसे ही वह आदमी होटल के कमरे से बाहर निकला, सारे स्टाफ ने उसका अभिवादन किया, जबकि उस आदमी का चेहरा नहीं दिख रहा था। आखिर कौन था यह आदमी और क्यों रणविजय और ईशानी के शादी नहीं होने देना चाहता था? क्या था इसके पीछे? इसका मंतव्य जानने के लिए बनी रहे अगले भाग तक। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खेलते रहिए। यूट्यूब पर मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।